माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू इन धरा क्लासेस। आज मैं आपको बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री यानी एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास के विषय में बताने जा रहा हूं। प्यारे मित्रों, जो फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे फ्रेंड्स हैं और जिन्होंने हिस्ट्री विषय ले रखा है, इतिहास का सब्जेक्ट लिया है, उनको प्राचीन इतिहास पढ़ना होगा। और जो आपके प्रश्न पत्र होंगे, उस प्रश्न पत्र का जो शीर्षक होगा, टाइटल, उसका नाम होगा भारत एवं विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। इसके अंतर्गत आपको प्रश्न के उत्तर देने होंगे। ये आपके प्रश्न पत्र की का शीर्षक होगा। प्यारे मित्रों, तो हम आज आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्नों के विषय में बताने जा रहे हैं। दीज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो आपके विश्वविद्यालय परीक्षा के लिए जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न विशेष रूप से जो पूछे जाते हैं, उन्हीं प्रश्नों का संकलन मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे आप पढ़ करके ही परीक्षा देने जाएंगे प्यारे मित्रों, परीक्षा में बैठेंगे, जिससे आप पूरे अंक को अर्जित कर पाएं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे मित्रों। ध्यान देंगे, हेरोडोटस। ध्यान देंगे, ये जो क्वेश्चन आपका है हेरोडोटस। अब हेरोडोटस क्या है, इसके विषय में आपको समझना है, जानना है कि है। माय डियर फ्रेंड्स, देखेंगे हेरोडोटस। ये हेरोडोटस जो है, इसके विषय में हम जानेंगे। विश्व के प्रथम इतिहासकार हेरोडोटस 484 से लेकर के 425 ईस्वी पूर्व ने यूनान पर ईरानी आक्रमण का इतिहास अत्यंत रोचक, यानी कौन से आक्रमण का इतिहास, तो इन्होंने ईरानी आक्रमण का इतिहास लिखा हुआ है, अत्यंत रोचक ढंग से लिखा है, जिसको हम हेरोडोटस के रूप में जानते हैं। वह इतिहास लिखने की कला का जन्मदाता था। वह विदेशी था और एथेंस में आकर बस गया। कहाँ पर बसा था? एथेंस में आकर वो बसा हुआ था। उसने फारस यूनान के युद्धों का वृतांत तथा यूनान के आसपास रहने वाली जातियों का इतिहास लिखा। तो हम इसको जानेंगे कि जो हेरोडोटस थे, हेरोडोटस जो है एक इतिहासकार के रूप में जाने जाते हैं, और ये 484 से लेकर 425 ईस्वी पूर्व में थे, और यूनान पर ईरानी आक्रमण का इतिहास उन्होंने लिखा था। तो ये हमें जानना है हेरोडोटस के विषय में। प्यारे मित्रों, ध्यान रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन आपका है असुर बनिपाल, यानी असुर बनिपाल के विषय में जानना है। तो असुर बनिपाल कौन थे, इनके विषय में आपको जानकारी होनी चाहिए प्यारे मित्रों। तो ध्यान देंगे, असुर बनिपाल, इनके विषय में यह बताया गया है कि सारगन द्वितीय के उत्तराधिकारी में असुर बनपाल 669 से लेकर 633 ईस्वी पूर्व एक महान विजेता तथा सफल शासक सिद्ध हुआ। एक महान विजेता और एक सफल शासक के रूप में हम असुर बनपाल को जानते हैं। उसने मिस्र को जीता। किसको जीता? मिस्र को जीता। उसने अनेक युद्ध लड़े और अपनी क्रूरता के कारण बदनाम भी हुआ। यद्यपि उसमें शालीनता की भी कमी नहीं थी, शालीन भी था। उसके समय में असीरिया की शक्ति अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच चुकी थी, परंतु उसके बाद विदेशी आक्रमणों के कारण असीरिया का तेजी से पतन आरंभ हो गया। तो ये हमें जानना है प्यारे मित्रों असुर बनपाल के विषय में, जो कि प्रायः जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में पूछे जाते हैं सभी यूनिवर्सिटियों में। तो हमें इसे याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है हम्मुराबी, यानी हम्मुराबी के विषय में। तो हम्मुराबी क्या है, इसके विषय में हम जानेंगे प्यारे मित्रों। ध्यान देंगे, ये हम्मुराबी जो है एमोराइट वंश का छठा शासक हम्मुराबी था। यह हमें बहुत ही विशेष रूप से समझना है, क्योंकि आप प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं। भारत के प्राचीन इतिहास के विषय में आप जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत सारी चीजें आ जाती हैं प्यारे मित्रों। ध्यान देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हिस्ट्री विषय यदि आपने ले रखा है, तो बहुत ही आपके लिए भविष्य आपका उज्जवल समझिए होगा। इसको आप समझते चलेंगे। एमोराइट वंश का छठा शासक हम्मुराबी था। उसने लगभग 42 वर्षों, यानी 2123 ईस्वी पूर्व और 2081 ईस्वी पूर्व, ध्यान देंगे प्यारे मित्रों, 21 ईस्वी पूर्व
यानी कि 2123 से लेकर के 2123 ईस्वी पूर्व और 2081 ईस्वी पूर्व तक शासन किया। इसको हम समझेंगे। वो अपने युग का एक महान विजेता था। उसने अपने पराक्रम और सैन्य बल से मेसोपोटामिया का एकीकरण किया। इसके बाद उसने एलम तथा असीरिया के शक्तिशाली राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। वो एक कुशल शासक और संगठनकर्ता भी था। ये हमें जानना है कि इसके साथ साथ जो है वो एक कुशल शासक और संगठन करता था, तभी उसने जो है युद्धों को जीता था। प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन जो आपका है, चीन की दीवार, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर जीके एंड फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो हम देखेंगे चीन की दीवार क्या है, इसके विषय में हम जानेंगे। तो चीन की उत्तर पश्चिमी सीमा पर हुणों के आक्रमणों से रक्षा करने के लिए सी हुआंग टी ने यह दीवार बनवाई थी। किसने बनवाई थी? तो हम जानेंगे सी हुआंग टी ने बनवाया था, यह दीवार बनवाई थी। यह 1500 मील लंबी, कितनी लंबाई थी इस दीवार की प्यारे मित्रों? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये 1500 मील लंबी, 20 फीट चौड़ी तथा 22 फीट ऊंची थी। ये हमें जानना आवश्यक है, कब प्राय जो है इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्यारे मित्रों ध्यान देंगे, इसके आगे हम ये समझेंगे इसमें कि इसमें जो है और क्या खासियत थी, क्या क्या विशेषताएं थी इस दीवार में। तो हम देखेंगे कि इसमें 20,000 गुंबदें क्या थी इस दीवार में? 20,000 गुंबदें, 23,000 स्तंभ यानी खंभे और 10,000 सुरक्षा चौकियां बनी हुई थी इस दीवार में। यह दीवार 10 वर्ष में बनकर तैयार हुई थी। कितने समय में बनकर तैयार हुई थी? 10 वर्षों में बनकर ये दीवार तैयार हुई थी। तो इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के पूछे जा सकते हैं प्यारे मित्रों। तो पूरी तरह से हम इसको समझेंगे। इस पर अंकित शब्द इस प्रकार हैं। क्या शब्द लिखे गए हैं इस पर? स्वर्ग के नीचे यह सबसे बड़ी सैनिक रोक है। क्या लिखे गए थे इस पर? कि स्वर्ग के नीचे यह सबसे बड़ी सैनिक रोक है। ये चीजें उस पर लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लाओ त्से। इसको हम समझेंगे इस तरह से कि जनश्रुति के अनुसार लाओ त्से जो था, उसका जनश्रुति के अनुसार, लोगों के सुनने के अनुसार उसका जन्म 604 ईस्वी पूर्व चीन के होनान प्रांत के एक निर्धन परिवार में हुआ था। ये हमें जानना है कि चीन के होनान प्रांत में के एक निर्धन परिवार में लाओ त्से का जन्म हुआ था। लाओ त्से की विचारधारा चीन के प्राचीन ग्रंथों, यानी चीन की जो प्राचीन ग्रंथ थे उनमें से ई चान और यू चीन पर आधारित थी। ध्यान देंगे प्यारे मित्रों, इन पर वो उसकी विचारधारा आधारित थी। उसके उपदेश का मूल सार था प्राकृतिक अवस्था की ओर लौट चलो। क्या उसका मूल उद्देश्य था? उसका कहना क्या था कि प्राकृतिक अवस्था की ओर लौट चलो, अर्थात प्रकृति से द्रोह मत करो। उसके कहने का अभिप्राय यही था। ऐसा लगता है कि वो प्रकृति का प्रेमी भी था। प्यारे मित्रों समझेंगे इसको हम। वह सभ्यता की कृत्रिमताओं से दूर हटकर आनंद प्राप्ति का समर्थक था। यानी कि कृत्रिमता, जो बनावटी चीजें थीं, उनसे दूर हटकर आनंद प्राप्ति का समर्थक था। उसने चीनी लोगों को बिना किसी झिझक के निर्यात द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलने को कहा। ये उसने संदेश दिया था चीनी लोगों को कि वो जो है बिना किसी झिझक के निर्यात द्वारा निर्धारित मार्ग पर चलें, अर्थात जो निर्धारित मार्ग होता है उसी पर वो चलें। आगे देखेंगे दुंगी। ये दुंगी क्या है प्यारे मित्रों? ध्यान देंगे, अभी आपके लिए नया शब्द होगा। तो दुंगी के बारे में हम समझेंगे कि दुंगी सुमेरिया का अपना संपूर्ण प्रशासन विधि सम्मत था। इसको हम इस तरह समझें कि सुमेरिया का अपना संपूर्ण प्रशासन विधि सम्मत था। सुमेरिया की अपनी विधि संहिता थी जो परंपराओं, आचार विचारों तथा रीति रिवाजों पर आधारित थी। प्रारंभ में ये ऐसे ही बिखरे और स्थानीय आधार पर थे, किंतु जब विशाल साम्राज्य की स्थापना की, ध्यान देंगे प्यारे मित्रों, जब विशाल साम्राज्य की स्थापना की गई, उसके प्रारंभ में जो है हुई, तो अलग अलग नगर राज्यों के रीति रिवाज और परंपराओं में भिन्नता के कारण कठिनाइयां सामने आने लगीं। सर्वप्रथम दुंगी ने इसका सहंत और संकलन कर
एक सर्वमान्य विधि संहिता का स्वरूप प्रदान किया। तो दुंगी एक प्रकार के हमारे लेखक हैं जिन्होंने संकलन के माध्यम से रीति रिवाजों के विषय में, परंपराओं को, कठिनाइयों को सामना करने के विषय में लिखा था। तो ये हमें समझेंगे प्यारे मित्रों इस तरह से। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है मेसोपोटामिया। आपने पढ़ रखा है, सुन भी रखा है प्यारे मित्रों। यदि आपने हाई स्कूल, इंटर में इतिहास विषय के अंतर्गत अध्ययन किया होगा तो आपको मेसोपोटामिया का ज्ञान होगा। फिर भी इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं आपको। देखेंगे मेसोपोटामिया जिसे 1918 ईस्वी में इराक की संज्ञा दी गई। मेसोपोटामिया को ही इराक की संज्ञा दी गई थी, इराक के नाम से जाना जाने लगा। दक्षिण पश्चिम एशिया का दजला, फरात और उसकी सहायक नदियों द्वारा सिंचित भूक्षेत्र है। यानी कि दक्षिण पश्चिम एशिया का जो दजला, फरात और उसकी सहायक जो नदियां हैं उन्हीं के द्वारा ये सिंचित भूक्षेत्र है, जिसको हम मेसोपोटामिया के नाम से जानते हैं। बाद में इसको इराक की संज्ञा प्रदान की गई। मेसोपोटामिया शब्द दो नदियों के मध्य के प्रदेश से अभिप्रेत है, यानी दो नदियों के मध्य के प्रदेश के रूप में इसको जाना जाता है, जिसमें दजला, फरात दो नदियां थी। कौन कौन? दजला, फरात नदियों की संपूर्ण घाटी समाविष्ट है। मेसोपोटामिया शब्द यूनानी मेसास एवं पोटामस शब्दों के योग से बना है, इसको भी जानना है हमें। मेसास का अर्थ मध्य एवं पोटामस का अर्थ नदी, अर्थात नदियों के मध्य का प्रदेश मेसोपोटामिया है। इस तरह से हम इसको समझेंगे प्यारे मित्रों। दजला, फरात की ध्यान देंगे, ये जो दजला फरात है, दजला फरात की घाटी अर्थात मेसोपोटामिया के भूक्षेत्र में क्रमशः 4 सभ्यताएं अस्तित्व में आईं। सुमेरिया, बेबीलोनिया, असीरिया एवं कैल्डिया। ये चारों वस्तुतः एक ही सभ्यता के विभिन्न रूप हैं, किंतु सुमेरियन सभ्यता के द्वारा ही मेसोपोटामिया की सभ्यता का प्रतिनिधित्व अधिक सीमा तक होता है। ये हमें जानना है प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपका है वैदिक कालीन प्रमुख नदियां, यानी वैदिक कालीन प्रमुख नदियों के विषय में बताना है। तो वैदिक कालीन जो प्रमुख नदियां हैं उनके बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी होगी और आपसे क्वेश्चन भी किए जा सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर वैदिक कालीन प्रमुख नदियों में ऋग्वेद में 42 नदियों का वर्तमान में होने का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद कितने नदियों बता रहा है? 42 नदियों की जिक्र कर रहा है। ऋग्वेद जो हमारा ग्रंथ है, जो हमारा वेद है, वो 42 नदियों का उल्लेख करता है, जबकि 40 अन्य नदियों के नाम भी प्राप्त हैं। इसके अलावा भी 40 अन्य नदियों के नाम प्राप्त हो रहे हैं। नदियों में सरस्वती और सिंधु का अनेक बार उल्लेख होता है, यानी वेद में जो है सरस्वती और सिंधु नदी का उल्लेख पाया जाता है। सरस्वती को तो नदीतमा, नदियों में श्रेष्ठ भी कहा जाता है। यह नदी उस काल में समुद्र में गिरती थी, उस समय में सरस्वती जो है जाकर समुद्र में गिरती थी। सरस्वती के साथ साथ दृष्टदती नदी के भी अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं। इस समय सरस्वती नदी जो है विलुप्त हो गई है, विलुप्त होती नजर आ रही है। जहाँ पर संगम है वहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम कहा जाता है, लेकिन सरस्वती नदी अब इस समय विलुप्तता की स्थिति में है। प्यारे मित्रों, समझेंगे इसको। इसकी पहचान आज चेतांग नदी से करते हैं। किससे कहते हैं सरस्वती नदी का पहचान? चेतांग नदी से करते हैं प्यारे मित्रों, जो थानेश्वर हरियाणा के पास पूर्व में बहती है। सिंधु इस काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। सिंधु नदी जो है इस समय की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती थी, जो परावत सागर, अरब सागर में गिरती थी। इसके अतिरिक्त गंगा नदी का एक बार प्रत्यक्ष एवं एक बार अप्रत्यक्ष उल्लेख मिलता है। यह नदी ऋग्वेदिक आर्यों की पूर्वी सीमा पर थी। साथ ही यमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के नदी अस्तुत सूक्त में सरस्वती नदी की स्थिति यमुना एवं शतद्र नदी के बीच पाई जाती है। ये हमें जानना है प्यारे मित्रों। इसके आगे हम देखेंगे जो कि ऋग्वेद में ये चीजें बताई गई हैं, थोड़ा हम इसको गहराई से समझेंगे। ऋग्वेद में सागर के लिए समुद्र, आणव एवं सिंधु शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद के 2 छंदों में 4 समुद्रों का उल्लेख मिलता है, जो हैं अपर, पूर्व, सरस्वत तथा
सरयाणावत, किंतु इनमें केवल अपर की पहचान अरब सागर से की जाती है। यानी अपर को जो है हम किस रूप में जानते हैं? अरब सागर के रूप में जानते हैं प्यारे मित्रों। समुद्र के ज्ञान का साक्ष्य ऋग्वेद के इस वर्णन से प्रतीत होता है कि सिंधु नदी समुद्र में गिरती थी। इससे हमको पता चलता है कि सिंधु नदी प्राचीन समय से ही समुद्र में गिरती थी। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, असीरिया की विश्व सभ्यता को क्या देन है? यानी असीरिया जो है, इसकी विश्व की सभ्यता से संबंधित क्या देन है इसकी, तो ये हमें जानना है प्यारे मित्रों। सभ्यता एवं संस्कृति के क्षेत्र में असीरियनों की मुख्य देन बेबीलोनिया की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा, उस पर प्रसार था। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि और विश्व सभ्यता को अमूल्य देन है। अन्यथा इन क्षेत्रों में उनका मौलिक योगदान नाम मात्र का ही है। राजनीति के क्षेत्र में उनकी देन बर्बर सैन्य तंत्र की स्थापना करना है, जिसकी सहायता से उन्होंने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, परंतु उसकी बर्बरता और अमानवीयता ने उन्हें संपूर्ण दुनिया में घृणा का पात्र बना दिया, जो कि हमारे लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर भी उनकी साम्राज्यवादी प्रशासन व्यवस्था ने आने वाले साम्राज्यों को अवश्य प्रभावित किया। सीरिया और ईरान की सभ्यता पर असीरियन लोगों का प्रभाव कुछ अधिक ही रहा। जरथुस्त्र के धर्म पर भी असीरियन धर्म की छाप स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। डॉक्टर सुशील माधव पाठक के अनुसार मुख्य रूपेण असीरिया के लोग किसी महान संस्कृति के निर्माण करता नहीं वरन संरक्षक थे। ये हमें जानना है प्यारे मित्रों, जिसको कि परिभाषित किया है, बतलाया है डॉक्टर सुशील माधव पाठक जी ने, कि मुख्य रूपेण असीरिया के लोग किसी महान संस्कृति के निर्माण करता नहीं वरन संरक्षक थे। ये हमें जानना है। अगला क्वेश्चन आपका है, चीन की सभ्यता का उद्गम स्थल कहाँ था? जो चीन की सभ्यता थी उसका उद्गम स्थल कहाँ पर बताया गया है, तो इसके विषय में देखेंगे कि चीन की सभ्यता का उद्गम स्थल कहाँ था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, ध्यान देंगे। और मैं चाहूँगा कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे, जिससे हर किसी के पास हमारा वीडियो पहुँच पाए और हर हमारा भाई, हर हमारी बहन परीक्षा में अच्छे अंक को प्राप्त कर पावे। तो मैं यही चाहता हूँ। आगे देखेंगे प्यारे मित्रों, चीन की सभ्यता का उद्गम स्थल कहाँ था, इसे हमें बताना है। तो चीन की सभ्यता का उदय हुइंगहो यानी हुंगवांगहो नदी के निचले बेसिन में हुआ। चीनी लोग इसे पीली नदी भी कहते हैं। इस नदी का उद्गम तिब्बत की पहाड़ियों से होता है। यह काफी दूर तक उत्तर की ओर बहने के बाद पूर्व की तरफ मुड़ जाती है और फिर घूमकर पुनः दक्षिण की ओर बहती है। यह खाका अपने मस्तिष्क में हमें फीड करना है प्यारे मित्रों। आगे भी चलकर यह फिर पूर्व की तरफ बहने लगती है और प्रशांत महासागर में गिरती है। कहाँ पर जाकर के गिरती है? प्रशांत महासागर में जाकर के गिर जाती है, वहां पर जाकर के उसमें विलुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चीनी समाज में मनोरंजन के क्या क्या साधन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे मित्रों, ध्यान देंगे इसको, कि चीनी समाज में जो चीनी समाज था, चीन लोगों की जो सोसाइटी थी, चाइनीज सोसाइटीज, तो चीनी समाज में मनोरंजन के क्या क्या साधन थे, उनके लिए जो मनोरंजन जो करते थे वो साधन के बारे में आपको बताना है। तो चीनी लोगों के जीवन में मेलों, उत्सवों, पर्वों आदि का काफी महत्व था। ऐसे अवसरों पर रंगीन कागजों की कंदीलें जलाई जाती थीं तथा आतिशबाजी भी की जाती थी। इसके अतिरिक्त आखेट का मतलब शिकार करना, तैराकी, कुश्ती, व्यायाम, मुक्केबाजी, नृत्य, संगीत, ताश खेलना, शतरंज खेलना आदि भी चीनियों के मनोरंजन के साधन बने हुए थे प्यारे मित्रों। स्त्री पुरुष दोनों ही संगीत एवं नृत्य में भाग लेते थे। चीन में जादू के खेल भी काफी लोकप्रिय थे। ये हमें लिखना है। आगे देखेंगे, वैदिक कालीन राजनीतिक संस्थाएं। वैदिक कालीन राजनीतिक संस्थाओं के विषय में आपको बताना है कि जब वैदिक कालीन समय था उस समय राजनीतिक संस्थाएं क्या थीं, कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं थीं, इसके विषय में हमको बताना है प्यारे मित्रों। तो देखेंगे यहाँ पर
वैदिक काल में आर्यजनों कबीलों, कबीला का मतलब होता है एक साथ साथ रहना, इकट्ठे रहना में संगठित थे, उनका एक संगठन था। इस काल में राजा किसी क्षेत्र विशेष का राजा न होकर अपने जन का स्वामी होता था। जो उनके लोग होते थे निकट संबंधी, उन्हीं के वो स्वामी होते थे पारिवारिक रूप से। परिवार ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई परिवार थी, यानी ऋग्वेद काल से परिवार की एक इकाई के रूप में परिवार जाना जाता है, जिसे कुल भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है? कुल। ध्यान रखिएगा प्यारे मित्रों। और कुल का नेता कुलप कहलाता था। क्या कहलाता था? कुलप। जो कुल का नेता होता था वो कुलप कहलाता था। संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन था। ग्राम अनेक परिवारों को मिलाकर एक ग्राम का निर्माण होता था। ग्राम के प्रधान को ग्रामणी कहा जाता था। ये हमको जानना है। जो ग्राम का प्रधान होता था, मुखिया होता था, उसको हम ग्रामणी के नाम से जानते थे प्यारे मित्रों। ग्रामणी ग्राम एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी होता था, यानी ग्रामणी ग्राम जो होता था उसमें एकमात्र प्रशासनिक अधिकारी होता था। 20 अनेक ग्रामों को मिलाकर एक 20 का निर्माण होता था, यानी कई ग्राम मिला करके जो है किसका निर्माण होता था? एक, जिसको हम 20 के रूप में जानते थे। 20 का सर्वोच्च अधिकारी विस्पति कहलाता था। ये सब बहुत ही जानकारी की चीज़ है, अवश्य आपको दिमाग में रखना है प्यारे मित्रों। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए पूरी सतर्कता से आप इस वीडियो को देखेंगे, जिससे आपके दिमाग में सारी चीज़ें फीड हो जाएं। जन अनेक विषयों को मिलाकर एक जन का निर्माण होता था। जन का सर्वोच्च जनपति या राजा होता था। अब यहाँ से हम इसको समझेंगे कि एक राजा बनने के लिए क्या क्या प्रक्रियाएं होती थीं और किस प्रकार के संगठन के द्वारा वो राजा होता था। ये सारी चीजें आपको डिटेल हो गई। राजा को जनस्य गोपा कहा जाता था। राजा को क्या कहते थे? वैदिक कालीन समय में जनस्य गोपा के नाम से जाना जाता था। जो राजा होता था प्यारे मित्रों, उसको हम जनस्य गोपा के नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? जनस्य गोपा। देखेंगे प्यारे मित्रों, जनस्य गोपा। राष्ट्र देश अथवा राज्य को राष्ट्र कहा जाता था, यानी कि राष्ट्र देश अथवा राज्य को क्या कहता? राष्ट्र कहा जाता था। किंतु यह प्रभुता संपन्न राज्य का सूचक नहीं था। एक स्थान पर कई राष्ट्रों के राजा का उल्लेख इस काल में मिलता है, यह हमें जानना है। अगला क्वेश्चन आपका है, सिंधु सभ्यता का विस्तार कहां तक था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे मित्रों, ध्यान देंगे। सिंधु सभ्यता का विस्तार कहां तक था, यह हमें बताना है। तो हड़प्पा संस्कृति का केंद्र स्थल पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी में था। यहीं से इसका विस्तार दक्षिणी और पूर्व की ओर हुआ। इस प्रकार हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी सम्मिलित थे। सिंधु सभ्यता का विस्तार उत्तर में जम्मू से लेकर दक्षिण में नर्मदा के मुहाने तक और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र से लेकर उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। ये हमें जानना है प्यारे मित्रों, पूरी तरह से हम इसको समझेंगे। यानी कि पूर्व में मेरठ तक था, यानी तट से लेकर के उत्तर पूर्व में मेरठ तक था। ये पश्चिमी छोर की बात हो रही है, यानी पश्चिमी तरफ के बात अंतर्गत, खंड के अंतर्गत। ये समूचा क्षेत्र त्रिभुज के आकार का था। पूरा क्षेत्र किस आकार का था, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये त्रिभुजाकार था। इसका पूरा क्षेत्रफल लगभग जो है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। ये हमें ध्यान रखना है। पूछा जा सकता है कि इसका क्षेत्रफल कितना था, इसका आकार कैसा था, कहाँ तक इसकी सीमाएं थीं। तो ये सारी चीजें आपको जानना है। अतः यह क्षेत्र पाकिस्तान से बड़ा तो नहीं है ही, प्राचीन मिस्र और मेसोपोटामिया से भी बड़ा है। ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी शताब्दी में संसार में किसी भी संस्कृति का क्षेत्र हड़प्पा संस्कृति के क्षेत्र से बड़ा नहीं था। प्यारे मित्रों, देखेंगे, ध्यान देंगे, मैं आपको एक सुझाव प्रेषित कर रहा हूं। सब्जेक्ट कोई भी हो, परंतु हिस्ट्री सब्जेक्ट जो होता है, इसमें हम किसी भी क्वेश्चन के आंसर को जब समझते हैं तो उसके आंसर में कई क्वेश्चन छुपे हुए होते हैं।
ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, तो सारी चीज़ों को हमको दिमाग में रखना है। केवल हम क्वेश्चन के उत्तर के ही ओर न जाएंगे, सारे शब्दों को, सारी चीज़ों को समझते हुए जाएंगे। तो यदि आपने 10 क्वेश्चन तैयार किए तो समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप के आप 1000 प्रश्न तैयार कर लिए हैं। ये मैं आपको बता रहा हूं प्यारे मित्रों। इसलिए पूरी सतर्कता से आपको पढ़ना है, प्रत्येक बिंदु पर आपको गहराई से समझना है, तभी आप हिस्ट्री में विजय प्राप्त कर पाएंगे, किसी भी कंपटीशन को आप बीट कर पाएंगे प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोग कहते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता पर कितने क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसा वैसा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता पर तो हजारों क्वेश्चन बन सकते हैं और उसको आपको लिखना ही पड़ेगा। तो पूरी जानकारी आपको होना आवश्यक है, इसलिए मैं डिटेल में इसको बताना आवश्यक समझता हूं प्यारे मित्रों। ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी की सभ्यता किस प्रकार की थी, इसके बारे में बताना है। अभी तो आप सिंधु घाटी के विषय में जाने हैं क्या है सिंधु घाटी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता का हड़प्पा सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीकरण का प्रतिनिधित्व करती है। जनसंख्या का घनत्व, आर्थिक गतिविधि, तकनीकी प्रगति, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य तथा नगरों का व्यवस्थित रूप में होना आदि शहरीकरण की विशेषताएं हैं जो हड़प्पा सभ्यता में उपस्थित थीं। हड़प्पाई नगर जाल की तरह व्यवस्थित थे जो ग्रिड प्रणाली में पर आधारित थे। किस प्रणाली पर आधारित थे? ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि स्थल शहरीकरण का महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ये चीजें हमें ध्यान रखनी है प्यारे मित्रों। अगला इसके आगे देखेंगे, प्रत्येक नगर 2 भागों में वर्गीकृत था। प्रत्येक नगर कैसा था? 2 भागों में वर्गीकृत था, 2 से 3 भाग नहीं थे। हमें ध्यान रखना है कि 2 ही भागों में प्रति नगर जो है वर्गीकृत था प्यारे मित्रों, ये हमें ध्यान रखना है। जिसमें प्रथम पश्चिमी टीला एवं द्वितीय पूर्वी टीला। अब आपको हम फॉर एग्जाम्पल बता दें, जैसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि इन नगरों को कितने भागों में बांटा गया था। पश्चिमी टीला का क्या नाम, मतलब उस नगर के नाम क्या थे, तो आपको बताना है पश्चिमी टीला एवं दूसरा जो था वो क्या है, द्वितीय जो है पूर्वी टीला, यानी टीला के नाम से जाना जाता था। पश्चिमी टीले अपेक्षाकृत ऊंचे एवं छोटे होते थे। यानी कौन सा टीला ऊंचा और छोटा होता था, तो आपको बताना है पश्चिमी टीला। इन टीलों पर किले या दुर्ग उपस्थित थे। यानी टीलों पर क्या क्या चीजें उपस्थित थी, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है इन टीलों पर जो है किले या दुर्ग उपस्थित थे। पूर्वी टीले से शहर का साक्ष्य मिलता है, यानी शहर होने का हमको साक्ष्य प्राप्त होता है जो अपेक्षाकृत बड़ा था, यानी एक बड़े शहर का साक्ष्य हमको प्राप्त होता है जो पूर्वी टीला है। पूर्वी टीले में व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर एवं श्रमिक रहते थे, ये हमें जानना है। इसके आगे देखेंगे कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं कालिंगबंगा में नगर, दुर्ग एवं प्राचीर युक्त निचला नगर अलग अलग स्थित थे। सिंधु सभ्यता के शहरों में मकान प्राय पकी ईंटों से निर्मित थे। कालीबंगा में पकी हुई ईंटों का प्रयोग केवल नालियों, कुओं एवं दहलीजों के निर्माण में किया जाता था, यह हमें जानना है। अगला क्वेश्चन आपका है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में पुराणों का महत्व बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी मित्रों ध्यान देंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में पुराणों का महत्व आपको बताना है। तो पुराण भारतीय साहित्य की अमर रचनाएं हैं। पुराण का तात्पर्य प्राचीन होता है, प्राचीन का दूसरा नाम है पुराण। डॉक्टर राजबली पांडे ने पुराणों को प्राचीन भारतीय इतिहास का विश्वकोश माना है। इसका अर्थ है पुराना आख्यान। पुराण का मतलब पुराना आख्यान। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जी के प्यारे मित्रों ध्यान देंगे, पुराणों के वर्ण विषय के बारे में कहा गया है कि सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमें जानना है कि पुराण के जो है 5 लक्षण बताए गए हैं प्यारे मित्रों। अब इसको आप 5 लक्षण क्या हैं आप समझें। अर्थात पुराणों के अंतर्गत सर्ग, प्रतिसर्ग यानी एक सर्ग आ गया, दूसरा प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित का समावेश है, और यही पुराणों के 5 लक्षण हैं।
क्वेश्चन पूछा जा सकता है पुराणों के 5 लक्षण के नाम लिखिए, या पूछा जा सकता है प्रतिसर्ग किसका लक्षण है, तो आपको बताना है पुराण का लक्षण है। वंश किसका लक्षण है, तो आपको बताना है पुराण का लक्षण है, यानी पुराण का एक ये विशेषता है, लक्षण है उसकी। मनंतर क्या है, वंशानुचरित क्या है, इस पर प्रश्न किए जा सकते हैं प्यारे मित्रों। प्रोफेसर BS पाठक के अनुसार वंश और वंशानुचरित पुराण साहित्य के आवश्यक अंग बताए गए हैं, और पुराणों में विभिन्न शासन वंशों का वंश वृक्ष दिए गए हैं। पुराणों का रचना काल महाकाव्यों से गुप्त काल तक माना जाता है। पुराणों की संख्या 18 है, जो भिन्न भिन्न समयों पर रचे गए हैं। यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है कि पुराणों की संख्या 18 है, जिसको कि भिन्न भिन्न समय पर लिखा गया है। प्यारे मित्रों, वैदिक काल में क्या धार्मिक मान्यताएं प्रचलित थीं, इसको आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वैदिक काल में क्या धार्मिक मान्यताएं प्रचलित थीं। आपको बताना है कि ऋग्वेद में जिन देवताओं की पूजा अर्चना एवं स्तुतियां मिलती हैं, वे प्राकृतिक तत्वों में निहित शक्तियों के प्रतीक हैं। ऋग्वैदिक कालीन ऋषि संसार में विभिन्न प्राकृतिक शोभाओं को देखकर प्रभावित हुए व उनमें वे नैसर्गिक शक्तियों का अनुभव करते थे। इन नैसर्गिक शक्तियों को ऋषियों ने देवताओं की उपलब्धि मानकर देवताओं के विषय में उत्पन्न विभिन्न भावों को वाक्यों के रूप में परिणित कर दिया। इस पवित्र वाक्यों के द्वारा देवता की आराधना की जाने लगी। इस प्रकार ऋग्वैदिक धर्म का जन्म हुआ। तत्कालीन देखेंगे प्यारे मित्रों, तत्कालीन समाज में, यानी जो उस समय का समाज था, तत्कालीन समाज में यह माना जाने लगा कि तेज, शक्ति, ज्ञान व सत्य देवताओं के गुण हैं। क्या क्या मानेंगे? तेजवान होना, शक्तिमान होना और ज्ञानवान होना तथा सत्य को कायम रखना, ये देवताओं की विशेषता बताई गई थी। तथा वे बुराइयों को समाप्त, प्रकृति के नियम को नियमित, पापी को दंड एवं सदाचारी को पुरस्कृत करते हैं। देवताओं का ये कर्तव्य बनता है। प्यारे मित्रों, ध्यान देंगे इस तरह से। जो है अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक सभ्यता किसे कहते हैं, इसके विषय में आपको जानना है कि उत्तर वैदिक सभ्यता क्या है। तो उत्तर वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता। ऋग्वैदिक युग के पश्चात के काल को उत्तर वैदिक युग कहते हैं। ऋग्वैदिक काल में सिर्फ ऋग्वेद की रचना की गई थी, किंतु उत्तर वैदिक काल में शेष तीनों वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद यानी ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों एवं आरण्यकों की रचना हुई। इस युग में आर्य सभ्यता शनैः शनैः पूरब एवं दक्षिण में फैली, धीरे धीरे पूरब से दक्षिण की ओर फैल गई। प्राचीन आर्यों का उत्तर पश्चिमी भारत अब उपेक्षित हो गया था तथा आर्य संस्कृत का केंद्र अब कुरुक्षेत्र बन गया था। उत्तर वैदिक काल में हिमालय से विंध्याचल के मध्य का संपूर्ण भाग आर्यों के प्रभाव क्षेत्र में आ गया था। इस युग में आर्यों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति में ऋग्वैदिक काल की तुलना में बहुत अंतर आ गया था। ये सारे अंतर हमको दिखाई पड़ रहे हैं ऋग्वैदिक काल में, ऋग्वेद के समय में आर्यों के प्रति। प्यारे मित्रों, महाकाव्य काल की नैतिक दशा कैसी थी, ये आपको बताना है कि महाकाव्य काल की नैतिक दशा कैसी थी। तो महाकाव्य काल में नैतिक मूल्यों पर कितना बल दिया जाता था, इसका पता हमें तत्वगीन महाकाव्यों रामायण एवं महाभारत से चलता है। रामायण में आदर्श समाज की स्थापना है। व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों में नैतिक मूल्यों की महत्ता पर विशेष बल दिया गया है। उस समय सत्य आचरण एवं कर्तव्य पालन को अनिवार्य माना गया। महाभारत में कर्मयोग के सिद्धांत के पालन पर विशेष बल दिया गया है। इस युग में, क्योंकि आप जानते हैं कृष्ण ने भी कहा था अर्जुन से कि कर्मण्यो अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है उसमें केवल कर्म की ही बात बताई है, कर्मयोग की ही बात बताई है। जब अर्जुन मोह से ग्रसित होते हैं तो उनको कर्मयोग से उनके जो है मन को सांत्वना प्रदान करते थे कृष्ण जी। तो महाभारत में ये उल्लेख हुआ है, ये चीज आपको जानना है प्यारे मित्रों। आगे देखेंगे, इस युग में कर्म की महत्ता को समाज में प्रमुख स्थान दिया गया। अतः स्पष्ट है कि इस काल में लोग आदर्शवादी थे। वे कर्तव्य पालन हेतु अपने दायित्वों का दृढ़ता से निर्वाह करते थे। समाज में चारों वर्णों के कार्य
बटे हुए थे। लोगों को किसी प्रकार का भय नहीं था। व्यक्ति के पद एवं गरिमा के अनुसार उसे उचित सम्मान दिया जाता था। इस प्रकार तत्कालीन समाज की नैतिक दशा उच्च थी। ये हमें जानना है प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टेड और इम्पॉर्टेंट है प्यारे मित्रों, ध्यान देंगे। नदी घाटियों में सभ्यता के उदय का क्या कारण थे? यानी नदी घाटी में सभ्यता के उदय के क्या कारण थे? नदी घाटी से और सभ्यता से क्या मतलब है, ये हम समझेंगे। नदी घाटियों में खेती के लिए उपजाऊ भूमि उपलब्ध रहती थी। नदियों के किनारे तमाम सारी ऐसी उपजाऊ भूमि थी जो पड़ी रहती थी, और भूमि कैसी थी? उपजाऊ थी, खेती की योग्य थी। नदियों से नहरें निकालकर खेतों की सिंचाई की जा सकती थी। नदियों की घाटियों में मनुष्य को अपने पालतू पशुओं के चरने के लिए घास उपलब्ध थी। नदियों में नावों द्वारा मनुष्य यात्रा कर सकते थे। तभी भारी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते थे। ईंट बनाने के लिए आवश्यक मिट्टी उपलब्ध थी, जिससे मकान बनाना सुगम हो गया था। ये सब सारी चीज़ें नदियों के जो नदी घाटियाँ होती थी वहीं की देन होती थी। आगे देखेंगे प्यारे मित्रों, मिस्र को नील का वरदान क्यों कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे मित्रों, ध्यान देंगे इसको। मिस्र को नील का वरदान क्यों कहा जाता है? तो मिस्र प्राचीन काल से कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ चावल, रुई और गन्ने की खेती होती है। इसकी भूमि बहुत उपजाऊ है। अगर जरा भी ध्यान से काम लिया जाए तो वर्ष में 2 फसलें पैदा करना कठिन नहीं होता, लेकिन यहाँ वर्षा नाम मात्र की होती है। ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो है वर्षा नाम मात्र की होती है। प्राचीन में नील नदी में कभी कभी बाढ़ आती थी। इससे लोग कुछ दिनों तक कष्ट और दुखों का सामना उनको करना पड़ता था। जब बाढ़ आ जाती थी तो उनको तमाम सारी समस्याओं को झेलना पड़ता था। प्यारे में तो देखेंगे इसको। इससे लोगों को कुछ दिनों तक कष्ट और विपत्ति का सामना करना पड़ता था, पर साथ साथ इससे भूमि की उर्वरता में वृद्धि हो जाती थी। फलतः मिस्र के आर्थिक जीवन में इस नदी का इतना महत्व हो गया कि इसे मिस्र की जीवन रेखा की संज्ञा दी गई। कौन सी रेखा की? जीवन रेखा की संज्ञा प्रदान की गई मिस्र नदी को। मिस्रियों को कृषि कर्म में आवश्यक जल के लिए भी पूर्णतः नील पर ही निर्भर रहना पड़ता था। प्राचीन मिस्रवासियों के हृदय में इस नदी के प्रति असीम श्रद्धा की भावना थी तथा वह एक देवता की भांति इसकी पूजा किया करते थे। इसलिए इतिहास पिता हेरोडोटस ने मिस्र को नील का वरदान कहा। यही सारे कारण हैं जिसको कि हेरोडोटस ने मिस्र को नील का वरदान कहा था। प्यारे मित्रों ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, असीरियन सैनिक व्यवस्था के बारे में आप क्या समझते हैं? ये भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम देखेंगे। असीरियन सैनिक व्यवस्था के बारे में आप क्या जानते हैं? तो असीरियन साम्राज्य का मुख्य अंग उनकी सेना थी। संपूर्ण साम्राज्य की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सेना पर ही था। यह राज्य एक सैनिक राज्य था। राजा सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। उसकी सहायता के लिए एक मुख्य सेनापति होता था, जिसे लिम, किस नाम से जानते थे? लिम अथवा तूतार्न कहा जाता था। सैनिकों के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाता था। सैनिक लोहे की बने शस्त्रों का प्रयोग करते थे। उनकी सेना में पैदल, रथ व घुड़सवार होते थे। संसार में सर्वप्रथम युद्ध कला के वैज्ञानिक स्वरूप को विकसित करने, प्रतिरक्षात्मक युद्ध प्रणाली को जन्म देने तथा युद्ध में घोड़ों एवं लोहे के शस्त्रास्त्रों का प्रयोग करने वाले असीरियन लोग ही थे। वास्तव में असीरियाई सभ्यता अपनी सैन्य प्रणाली के लिए ही प्राचीन विश्व के इतिहास में अपना विशिष्ट स्थान रखती थी। जो असीरियाई थे, असीरियाई सभ्यता के लोग जो है प्रायः सैन्य प्रणाली के लिए ही अपनी प्रखरता को, अपनी प्रचुरता को अर्थात अपने महत्व को बढ़ाए हुए थे, जो कि प्राचीन विश्व के इतिहास में चर्चित हुए थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे मित्रों। जो अगला क्वेश्चन आपका है, विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार क्या है? तो ये विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसका विशाल प्रांगण 180 फुट लंबा, ध्यान रखना है कि इसकी लंबाई कितनी है? 180 फुट लंबा तथा 108 फुट चौड़ा था।
पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि विशाल स्नानागार की चौड़ाई क्या थी या विशाल स्नानागार की लंबाई क्या थी, तो आपको ध्यान रखना है। विशाल स्नानागार के मध्य में महाजल कुंड 39 फुट लंबा तथा 23 फुट चौड़ा और 8 फुट गहरा था। ये सारी चीजें हमको रखना है ध्यान। कुंड के 3 तरफ बरामद थे, यानी तीनों तरफ इस तरह के बरामदा बना हुआ था कुंड के तीनों तरफ, तथा इसके पीछे छोटे छोटे कमरे थे। चौथी तरफ 8 छोटे स्नानागार बने हुए थे। इस चित्र को अपने मनोमस्तिष्क में आपको फीड करना है प्यारे मित्रों, जिससे आप भूल ना पाएं। जिनकी लंबाई 9.7 फुट थी। कितनी थी? 9.7 फुट तथा चौड़ाई 6 फुट थी। एक कमरे में पक्का कुआं था जिससे कुंड में जल भरा रह जाता था। प्रत्येक कमरे से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। इसके अतिरिक्त कुंड में उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण में 2.43 मीटर चौड़ी सीढ़ियां बनी हुई हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको बताना है 2.43 मीटर चौड़ी सीढ़ियां। अंतिम सीढ़ी के पास चबूतरा था जो बच्चों अथवा तैरना न जानने वालों के लिए था। ये हमको विशेष ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्यारे मित्रों, जो कि आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। दीज क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन। तो हम इसको बताते चलें कि सैंधव मूर्तियां क्या हैं। तो सैंधव मूर्तियों के विषय में जानेंगे कि धातु मूर्तियां, इसमें धातु की मूर्ति, धातु की बनी मूर्तियां मोहनजोदड़ो, लोथल, चन्हुदड़ो एवं कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की कांस्य मूर्ति के गले में कंठहार सुशोभित है। सहज भाव से नृत्यरत नर्तकी का चूड़ियों से भरा बायां हाथ जांघ पर एवं दाहिना हाथ जो कि चूड़ियों और कंगनों से भरा है कमर पर टिका हुआ है। इस तरह का जो है मूर्ति बनी हुई दिखाई पड़ती है। प्रस्तर मूर्तियां, प्रस्तर मूर्तियों से सर्वाधिक प्रसिद्ध मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी अथवा पुरोहित की मूर्ति है। योगी की मूछें नहीं हैं किंतु दाढ़ी विशेष रूप से संवारी गई है। यह बाएं कंधे को ढकते हुए तिपतिया छाप वाली साल ओढ़े हुए हैं। तिपतिया छाप वाली साल ओढ़े हुए ये मूर्ति दिखाई पड़ रही है। योगी के नेत्र अध खुले हैं, यानी पूरे नेत्र नहीं खुले हैं, लगता है ध्यानस्थ अवस्था में वो दिखाई पड़ रहे हैं। अध खुले नेत्र हैं। निचले ओंठ मोटे तथा उसकी दृष्टि नाक के अग्रभाग पर टिकी हुई है। यह श्वेत पाषाण निर्मित एक अलग प्रकार की मूर्ति है। तो प्यारे मित्रों, हम चाहेंगे कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तथा अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करेंगे, जिससे सभी के पास हमारी ये वीडियो पहुंच पाएं और सभी लोग अपने एग्जाम में सफलता के रूप में इस वीडियो को हमारे प्राप्त कर सकें। तो हिस्ट्री सब्जेक्ट को विशेष गहनता से और बहुत विशेष गहराई से आपको अध्ययन करना है। यदि आप अति लघुत्तरीय प्रश्नों के अध्ययन को अच्छी तरह से कर लिया तो आपको लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के लिखने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने वाली है। मैं अगले वीडियो में आपको लघुत्तरीय प्रश्न और फिर दीर्घोत्तरीय प्रश्नों का एक पुट भेजूंगा जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और इसके पूर्व जो आप इसका अध्ययन करेंगे, बहुत सारी शंकाएं और बहुत सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाएंगी, जिससे कि आपकी दीर्घोत्तरीय प्रश्नों के उत्तर और लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर देने में बहुत ही आसानी होगी। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।